चेक करो आवाज आ रही है सामने, रिफ्रेश करना पड़ेगा। 8:12 5:15 AM। ठीक है गोगराम जी, माइक ऑन कर दिया, आवाज नहीं आ रही? हाँ, ओके कर दिया। 5:15 AM। अब देखिए आवाज सही आ रही है, क्लास सही चल रही है क्या? अब जसवंत नागर, अब सही हो गई सर क्लास। 5:15 AM। दासना, यस ठीक है। तो अब देखो इसका, हाँ बात करें अगर भारत की हम, तो भारत का पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य जो देशांतरी विस्तार का अंतर था, देखो पूर्वी छोर का कितना था, यहां से पश्चिम छोर से स्टार्ट होता है भारत का अक्षांश देशांतरी विस्तार 68°7' पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से समाप्त होता है 93°25' पूर्वी देशांतर। अगर राउंड फिगर में देखें तो इसका अंतर जो आ रहा है 30° का, और 30° का अर्थ होता है बटा 2 कर दीजिए, बटा 15 कर दीजिए, यानी कि 2 घंटे। दिया हुआ कहाँ का है? गुजरात। गुजरात कौन सी दिशा में? पश्चिम में। और अरुणाचल प्रदेश का पूछा है, यानी कि पूर्व में जाना है हमें। किधर जाना है? पूर्व की ओर। और बात किसकी हो रही है? सूर्योदय की। और सूर्योदय के संदर्भ में जब हम पूर्व में जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 घंटे जो समय दिया हुआ हमें उसमें से माइनस कर दीजिए। 6:15 में से 2 घंटे माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 4:15 AM। 4:15 AM। हाँ अब ये रिकॉर्ड यहाँ से मिल जाएगी, जितनी अब से स्टार्ट ही है, स्टार्टिंग वाला एक क्वेश्चन रह गया अपना, कोई बात नहीं, इसके बाद वाली आपको कंटिन्यू रिकॉर्ड मिल जाएगी। ओके स्कोर सर मेरे समझ में ना आवे, आपने स्टार्टिंग से कल वाली क्लास और देख लेना, कल वाली और परसों वाली 2 क्लासें जरूर देखोगे। उन क्लासों के अंदर इसकी बेसिक सारी बातें वहीं पर बताई हुई है, तो वहीं वो देखोगे तभी समझ में आएगा, इसे समझ में नहीं आएगी ये बातें। लास्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त, अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त 6:15 PM पर होता है। तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है। 8:15 PM, ओंकार चुनावा परबत सर। 8 AM ममता ढाका। 8:15 PM पूजा जांगू कंचन।
पाल भील 8:15 PM। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है, किसी का भी, सबका आंसर गलत आ रहा है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए अच्छे से, थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अभी तक किसी का सही नहीं आ रहा है, अभी तक एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है। सीताराम, सूर्योदय का पूछा है, अस्त का नहीं। हाँ, ये बात सही है आपकी। चलिए, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, मैं ही बता देता हूं इसका आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया? दिया हुआ क्या है आपको? सूर्यास्त, कि शाम को 6:15 सूर्य अस्त होता है। पूछा क्या है आपसे? सूर्योदय। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। जब एक तरफ सूर्यास्त हो और एक तरफ सूर्योदय हो, जब एक तरफ सूर्यास्त हो और एक तरफ क्या हो? सूर्य उदय हो, तो हमारे दिन की अवधि निश्चित होती है क्या? हमारा दिन 12 घंटे का होता है क्या? हाँ, अगला करने की आवश्यकता ही नहीं है, बता दूंगा बस, इसी में आपका आंसर सबका। जब भी ध्यान रखना, सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों दे दे तो उसका कोई आंसर नहीं होगा, पता नहीं लगाया जा सकता, या ऑप्शन में होगा, पता नहीं लगाया जा सकता। जब एक तरफ सूर्योदय और एक तरफ सूर्यास्त हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी भी, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में हो, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो, चाहे विश्व के किसी भी दो देशांतरों के मध्य का पूछे, जब उदय और अस्त दे दे तो यही होगा कि उसका आंसर नहीं होगा, यानी कि उसमें हमें पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं पर भी दिन की अवधि समान नहीं होती है। हाँ, निर्धारित नहीं किया जा सकता, अप्राप्त है आंकड़े, कैसा भी आंसर होगा, और यह हमेशा चौथे ऑप्शन में होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। नरेंद्र, कैसे पता नहीं लगाया जाएगा? देखो, एक तरफ उदय दे दिया, एक तरफ अस्त दे दिया। गर्मियों में दिन कितनी अवधि का होता है? अभी हमारे अगस्त का महीना चल रहा है, तो गर्मियों में दिन कितने समय का है? लगभग 14 से 15 घंटे का दिन होता है हमारा, और सर्दियों में इसके विपरीत 8 से 9 घंटे का दिन होता है। यही होता है, 9 घंटे के लगभग 15 घंटे का होता है, सर्दियों में 9 घंटे का दिन होता है। तो कैसे अंदाजा लगाएंगे कि इतने बजे उदय हुआ और इतने बजे अस्त हुआ? कि मान लो कि अब आज 6:15 अस्त होता है, तो उदय कब होगा? आज का निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं कैसे भी, और सर्दी का आ गया तो चेंज हो जाएगा, जून का हो गया तो चेंज हो जाएगा। इसलिए जब उदय और अस्त दे दे हमें, तब कभी भी आंसर नहीं आएगा। दीपक जी, मैंने कहा बाकी सारे क्वेश्चन वो सेम थे, लेकिन जब उदय और अस्त आ जाए तो सीधा सा लिखना है, आंसर नहीं निकाल सकते, इसका कभी आंसर आएगा ही नहीं। नरेंद्र जी, पता चल गया है, समझ गए सर जी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन जितने होने थे वो हो गए, अक्षांश देशांतर की जितनी कहानी थी वो क्लियर हो गई। हाँ, मानक समय सेम रहेगा, मानक समय से कोई
लेना देना नहीं है। इन क्वेश्चनों में मानक समय नहीं दिया हुआ, हमें दो नगर दे दिए और उनका हमें देशांतर पता होना चाहिए। जो भी दो नगर आते हैं उनका देशांतर हमें पता होना चाहिए बस। दीपक जी जय हिंद। अब बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। देवराज गुज्जर, अच्छा पर्सनल क्लास। देखिए उसके लिए आपको नोहर आना पड़ेगा, मैं अभी नोहर से क्लास ले रहा हूं, क्या रिपीट कर दो। दीपक, चार क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं था मैंने चौथा कोई। इसमें क्वेश्चन नंबर नंबर लिख रहा हूँ, नंबरिंग तो लगाई नहीं क्वेश्चनों के मैंने। हाँ हनुमानगढ़ वाला नोहर है। चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। कोई चीज रही है तो आप इन्हीं क्लास को दोबारा देखो, दोबारा देखोगे तो मैंने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है। यानी कि प्रत्येक जो पॉइंट आया उसको बहुत डिटेल से किया हमने, बहुत आराम से एक एक के ऊपर हमने कितने क्वेश्चन किए, लगभग हमने 16-17 प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर उतने क्वेश्चन आप दोबारा देखोगे तो प्रत्येक बात आपको समझ में आ जाएगी। बस इतनी बात याद रखना, जब उदय और अस्त आ जाए तो उसका आंसर नहीं आएगा कभी भी। अब चलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। छोटा सा पार्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको कंप्लीट करते हैं हम, फिर नया टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सबसे पहली बात तो ये कहते किसको है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है जो 0 डिग्री सामने उसके ठीक बैक साइड के अंदर है हमारी कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा ही क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर आएगी? इसके लिए हमें वर्ल्ड मैप की आवश्यकता पड़ेगी। ये है वर्ल्ड मैप अपना। देखो इसका नक्शा तो याद ही होगा, बेसिक सी बातें बता रहा हूं।
ये यहां से गुजरती है हमारे 0 डिग्री देशांतर। कौन सी? 0 डिग्री। हाँ, यूट्यूब पर क्लास होती है, विक्रांत सर के नाम से सर्च कर लेना। ये गुजरती है हमारी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। गुजरात में सूर्योदय 3:15 AM है, तो राजस्थान सूर्योदय का पता वैसे लगेगा जितने डिग्री देशांतर है 4 मिनट प्लस माइनस करते जाइए, अपने आप अंदाजा लग जाएगा। किसी भी देश का लगाना है हमें। ये यहां लंदन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से जा रही है? लंदन की ब्रिटेन, यूके से गुजर रही है ये, यूके से। यूके के बाद यहां पर देश आ जाता है फ्रांस, इधर आ जाएगा स्पेन। ये 0 डिग्री देशांतर है, लंदन से, फ्रांस से, स्पेन से रही है। इधर आ जाएगा अल्जीरिया, ब्रितानिया, मारितानिया, माली, बुर्किनो बुर्किनो फासो, और यहां पर आएगा घाना। अभी एक पेपर में पूछा था, निम्न में से कौन सी राजधानी 0 डिग्री देशांतर पर। हाँ, मेरे वाली पीडीएफ आज मिल जाएगी आपको, मैंने भेज दी है, वो आपको अभी अपलोड कर देंगे आज तक। घाना अभी पूछा गया था पीछे कि 0 डिग्री देशांतर कौन सी राजधानी से नहीं गुजरती है, कौन सी राजधानी मुख्यालय से गुजरती है, तो वो घाना देश की राजधानी है अक्रा। घाना की राजधानी कौन सी है? अक्रा। यहां से 0 डिग्री देशांतर हमारे गुजरती है, तो ये 0 डिग्री देशांतर की बात होगी। सीधी क्यों नहीं है? बस वो ऐसे ऊपर से गुणाई ले दिखाई देती है। तो ये हो जाती है हमारी 0 डिग्री। इसके ठीक बैक साइड में आती है हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके ठीक बैक साइड में आएगी हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखो कहां से आएगी, इसके लिए देखता हूं दूसरा मैप है या नहीं इसमें। ये वाला मैप है, रुकिए। यहां से देखो
ये जो थे मैंने बताए थे, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, स्पेन आ गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। ये देश थे जहां से हमारी कौन सी रेखा गुजर रही थी? हाँ, टेलीग्राम पर भेजेंगे। अब देखो, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, में भी वो वाला मैप नहीं आ रहा है। इसके ठीक, इसको अगर मिलाएंगे हम, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ये आपस में मिलता है। यानी कि इधर इधर आ जाएगा ये वाला पार्ट, यहां से गुजरती है हमारे, इसके ठीक विपरीत वो सामने है 0 डिग्री, इधर से गुजरेगी 180 डिग्री देशांतर रेखा। और ये 180 डिग्री जो इसे ही बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जीरो डिग्री से लेकर ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये हमारा कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध। और जीरो से इधर वाला जो गोलार्ध है हमारा, जीरो से ये यहां तक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। ये वाला पार्ट कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध है। ये वाला पार्ट क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। या हम इसको उधर वाले हिस्से को यहां पर भी बना सकते हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड। यानी कि ये हमारा हो जाएगा फिर पश्चिमी गोलार्ध। और इनके बीच में से जाती है हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहां से क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है? यहां से अगर सामने से देखोगे तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा कौन सा? 0 डिग्री वाला। इसको इधर घुमा देंगे तो यहां से ऑस्ट्रेलिया के पास यहां से गुजरेगी हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्लोब पर से दिखाई नहीं देगा तो हम सीधा यहीं पर बना लेते हैं। ये 100, अगर हम देखो सीधी सीधी बात बेसिक बता रहा हूं, यहां पर सोमवार है, क्या है? सोमवार है। एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या वार है? सोमवार है। पृथ्वी गोल है, इधर सोमवार है तो इधर इस 180 के इस साइड के अंदर होगा रविवार। इतना अंतर होता है कि इधर सोमवार है तो इधर क्या होगा? रविवार होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि कोई नाविक
नाविक ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका गया, जैसे ही उसने 180 डिग्री को क्रॉस किया तो उसे एक दिन का क्या हुआ, फायदा या नुकसान। इसको क्रॉस करते ही पूरे 24 घंटे चेंज हो जाता है, एएम पीएम आपस में, एएम पीएम नहीं, दिन ही बदल जाता है पूरा। 180 डिग्री से हमारा दिन बदलता है। तो वो यही है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं हम, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम एशिया वाली साइड में तो सोमवार होगा, अगर हम अमेरिका वाली साइड में तो क्या वार होगा, रविवार होगा। अगर हम इसे पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर क्रॉस करेंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, कम। अगर हम इसे पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर क्रॉस करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है बस कि इधर सोमवार है और इधर क्या है, रविवार है। पूर्वी गोलार्ध में सोमवार होगा तो पश्चिमी गोलार्ध में 180 को क्रॉस करेंगे तो कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। यहां से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सीधे सीधे जो आते हैं। कोई नाविक जापान से अमेरिका जा रहा है, कोई नाविक जापान से अमेरिका जा रहा है, तो 180 डिग्री देशांतर पार करने पर उसे होगा। फिर ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, एक दिन का फायदा, एक दिन का नुकसान, सी ना फायदा ना नुकसान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में सोमवार होगा तो पूर्वी में मंगलवार होगा। कोई नाविक जापान से, जापान यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, अमेरिका जा रहा है, जापान यानी कि पूर्वी गोलार्ध की बात है, अमेरिका यानी कि पश्चिमी गोलार्ध की बात है। ये पूर्वी है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये पूर्वी गोलार्ध इधर वाला, उधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे मैंने आपको। अमेरिका देश का बोलते हैं यूएसए को, अमेरिका का मतलब यहां पर यूएसए है, अमेरिका महाद्वीप नहीं लिखा मैंने। कोई नाविक जापान से अमेरिका जा रहा है तो जैसे ही वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करेगा तो उससे क्या होगा, एक दिन का फायदा, एक दिन का नुकसान, एक ना फायदा ना नुकसान, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्वी गोलार्ध में क्या है, सोमवार, और पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा, रविवार। अब बताइए उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नाविक को क्या हुआ, जैसे ही वो उधर गया तो सोमवार को चला था और वो रविवार को, यानी कि उसकी लाइफ में एक दिन और बढ़ गया, यानी कि अब सोमवार उसे दोबारा मिलेगा देखने को, इसलिए उसको क्या होता है, एक दिन का फायदा होता है। क्या होता है, एक दिन का
फायदा। ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक नुकसान वाला और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। उसको क्या होगा, एक दिन का फायदा होगा। ए ऑप्शन सही था इसका। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का हम। कोई नाविक कनाडा से जापान आता है, जापान आ रहा है, तो 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर क्या होगा। ऑप्शन होंगे, एक दिन का फायदा, एक दिन का नुकसान, ना फायदा ना नुकसान। और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नाविक कनाडा से जापान आ रहा है तो उसे क्या होगा, सोमवार से रविवार में जाएगा तो फायदा कैसे हुआ। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, नुकसान कैसे हुआ वो पता चलेगा तो फायदा भी पता चल जाएगा आपको। ये देशांतर रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। यहां पर कनाडा है और इधर क्या है, जापान है। यहां पर कनाडा है और इधर जापान है। वो नाविक यहां से चला रविवार को, रविवार को चलता है, जैसे इसको क्रॉस करा, अभी रविवार ही था और इधर आते ही क्या हुआ, क्रॉस होते ही सोमवार, इधर क्रॉस किया तो वैसे ही क्या, कौन सा वार था, सोमवार था। नीचे कर दिया। तो ये रविवार को 12 बजे यहां से चला था और मान लो कि इसको जस्ट क्रॉस किया, अगर एक दिन का समय लगता, कोई नाविक कनाडा से जापान आ रहा है, 180 डिग्री को पार करेगा तो क्या होगा। अगर यहां पर समय भी दे देते हमें, पार करने में उसे एक दिन लगा, ये लिख लीजिए, एक दिन का समय लगा, तो देखो जब बात एक दिन के समय की आएगी तो देखो, रविवार को चला, एक दिन बाद वो कब कहां पहुंचना था, इधर। अब वो जैसे इसको क्रॉस करता है तो एक दिन तो सीधा ही चला गया, तो यहां से अगर वो रविवार को चलेगा और एक दिन बाद इधर पहुंचेगा तो इधर आएगा तो वार हो जाएगा मंगलवार। यानी कि अगर एक दिन का समय दे दिया हमें बीच में तो ये इसकी लाइफ से एक दिन ही गायब हो जाता है, सोमवार। इसलिए इसको क्या होता है, एक दिन का नुकसान होता है। तो ये बात याद रखना, कनाडा से जापान यानी कि पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर क्रॉस करेगा तो उसे क्या होगा, एक दिन का नुकसान होगा। पूर्व से पश्चिम जाएगा तो एक दिन का फायदा होगा,
और पश्चिम से पूर्व आएगा तो एक दिन का नुकसान होगा। बस इतनी दो शब्द ये याद रख लो कि कोई नाविक पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम से पूर्व नहीं है, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध है और पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध है। क्योंकि हम सीधा लिखते तो इधर पूर्व आता है और इधर क्या आता है, हमेशा पश्चिम। चलिए एक डायग्राम और बना देता हूं मैं। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। इधर कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। अगर महाद्वीप की बात करें तो यहां पर आ जाएगा, कौन सा महाद्वीप आ जाता है, एशिया महाद्वीप। इधर आ जाएगा अमेरिका महाद्वीप। क्लियर है बात, 180 डिग्री के इधर पूर्वी गोलार्ध है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है। इस साइड में एशिया गोलार्ध आ गया, इस साइड में ये एशिया महाद्वीप आ गया, इधर अमेरिका। अगर हम दिशा की बात करें तो इधर पूर्व दिशा है और इधर दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। अब बस दो तीन बातें सीधी सीधी शॉर्ट में बता रहा हूं, वो याद रख लीजिए। और वार भी लिख रहा हूं मैं इधर, कि इधर अगर सोमवार है तो इधर क्या होगा, रविवार होगा। इधर सोमवार है तो इधर क्या होगा, रविवार होगा। अब ये पूरी की पूरी कहानी देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध, कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध एशिया से पश्चिमी गोलार्ध या अमेरिका की ओर जा रहा है तो सोमवार की बजाय सोमवार को चलेगा तो वहां पर सेम डे पहुंचता है तो क्या वार आ जाता है, रविवार। सेम डे पहुंचता है तो कौन सा वार आ गया, रविवार आ गया। उसी दिन पहुंचा था लेकिन एक दिन क्या हो गया, कम। और अगर वो इधर से चलता है तो रविवार को चला था, रविवार पहुंचना था, लेकिन पहुंचता कब है वो, सोमवार को। पहुंचता कब है वो, सोमवार को। 24 घंटे का अंतर रह जाता है। बिठाओ बने। दिशा की बात करें तो इधर पश्चिम दिशा है और इधर कौन सी है, पूर्व दिशा। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसको दो तीन बार आप देखोगे तो आपको अपने आप ये बातें समझ में आ जाएगी कि इधर सोमवार है, इधर रविवार है। इसको हम इधर से इधर क्रॉस करेंगे तो एक दिन का क्या हो जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा। और इधर से इधर, इधर क्रॉस किया तो क्या हुआ, फायदा। इधर से इधर क्रॉस किया तो क्या हुआ, नुकसान। बस इस डायग्राम को देख लेना, इसमें आपकी सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। इसको तीन चार बार देखते रहोगे, दो तीन बार और लिखकर देखोगे, ग्लोब के ऊपर, नक्शे के ऊपर आप लिखकर देखोगे तो वहां पर आपकी ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आपको नक्शा नहीं याद है वर्ड का, तो वर्ड का नक्शा हम करेंगे, उसके बाद ये बातें आपको मैं एक बार वापस बता दूंगा। जब वर्ड ज्योग्राफी का नक्शा याद कर रहे होंगे तो उस समय हम वहां पर एक बार और चर्चा कर लेंगे। अब चलते हैं हम आगे। देखो अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा एक चीज और रहेगी भाई, ये
अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है? पहले वर्ल्ड का नक्शा याद करेंगे, फिर करेंगे इस वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, वहीं पर करेंगे इसको। अभी नक्शा याद ही नहीं है तो फिर वो बातें करने का कोई फायदा भी नहीं है। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं भारत के सामान्य परिचय के संदर्भ में, वो हम यहां पर कर लेते हैं। वर्ल्ड के कौन कौन से देशों से जा रही है, फिर नक्शा याद होने के बगैर तो आप रट्टा लगाओगे, और रट्टी हुई चीज मुझे नहीं लगता कि याद रहती है लंबे समय, इसलिए रटना नहीं हमें, हम इसको समझेंगे तो उसके लिए पहले हम विश्व का नक्शा याद करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लासें जब आएगी तो वहां पर हम इसकी चर्चा भी कर लेंगे। तो देखिए पहले हम बात करते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां पर है, सामान्य परिचय की कुछ बातें हैं, तथ्य जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। दिखाई दे रहे हैं क्या अभी? बताइए दिखाई दे रहे हैं क्या? जी सर, ओके। तो सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रसिद्ध है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात। ये वही सोमनाथ का मंदिर है जहां पर कभी 1025 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण किया था। कौन सा आक्रमण है? 16वां आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे, उसमें से 16वां आक्रमण जो था वो था गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ पर। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर उसने 16वां आक्रमण किया था और यहां से मंदिर को लूटकर ले गया था। ले जाते समय रास्ते में जाटों और खोखरों ने मिलकर उसके धन को लूट लिया था। तो फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए इसने 17वां आक्रमण और किया। तो इस मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ था? ये महमूद गजनवी ने कुल कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किया था। हाँ, भीमदेव प्रथम जो था उस समय गुजरात का शासक था, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, जो यहां से भाग गया था। इसके बाद दूसरा आ जाता है नागेश्वर मंदिर। ये भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। भीमा शंकर जो है वो महाराष्ट्र में है। घरनेश त्र्यंबकेश्वर भी, यानी कि महाराष्ट्र में कितने हैं? 3। गुजरात में कितने ज्योतिर्लिंग है? 2। फिर बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। रामेश्वरम कहां पर है? तमिलनाडु। और रामेश्वरम अभी काफी चर्चा में रहा था। रामेश्वरम जो था, रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव जो है, इसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? रामेश्वरम का जो धनुषकोडी गांव है उसका संबंध जुड़ा हुआ है ए पी जे अब्दुल कलाम से। एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध है धनुषकोडी गांव रामेश्वरम से। धनुषकोडी गांव में रामेश्वरम से। उसके अलावा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के अंदर है। काशी विश्वनाथ इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। केदारनाथ ये भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, वर्तमान में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मंदिर भी मध्य प्रदेश में। और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर है? झारखंड के अंदर। तो ये भगवान शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग थे। इसके बाद कुछ प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल।
समाधि स्थल देखिए, सबसे पहले आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है उनका समाधि स्थल कौन सा है? राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? राजघाट। जबकि जवाहरलाल नेहरू तो शांति चाहते थे, शांति चाहते थे, तो शांति वन में है, शांति वन। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। तो इंदिरा गांधी हमेशा किसका प्रदर्शन करती थी? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थी, इसलिए इनका जो समाधि स्थल है वो भी क्या है? शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का समाधि स्थल आ जाता है वीर भूमि। तो चौधरी चरण सिंह का किसानों के नेता थे, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, तो इनका समाधि स्थल क्या है? किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। गुलशन शेखावत, बढ़िया बात है, समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने ये कहा था समझनी हमें, रटनी नहीं है ज्योग्राफी को। महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण किसका हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण हुआ था, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो मोरारजी देसाई का है अव्यय घाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है? अव्यय घाट। जगजीवन, जगजीवन तो सबको समान रखना चाहते थे, समता का अधिकार चाहते थे, समता स्थल है, समता स्थल है। तो गुलजारी लाल नंदा तो किसको याद करते थे? नारायण को याद करते थे, इसीलिए तो 2 बार हमारे मुख्यमंत्री भी रह गए। जैसे ही कार्यवाहक पद पर रहे थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक रह गए थे हमारे। पहली बार 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे गुलजारी लाल, सॉरी 2 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे थे गुलजारी लाल नंदा। हमेशा नारायण को याद करते थे। नारायण घाट। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने जेबी विट्टो, ज्ञानी जैल सिंह एकता चाहते थे। ज्ञानी जैल सिंह क्या चाहते थे? एकता चाहते थे। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो एकता चाहते थे। एक विधेयक आया था डाकघर विधेयक, और डाकघर विधेयक को इन्होंने अपनी जेब के अंदर रख लिया था। जेबी विट्टो का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? जेबी विट्टो। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी विट्टो का प्रयोग किया था, तो वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, चेत्रा भूमि, सभी को चेतन किया था तो चेत्रा भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी को तो आज विश्व भी उनको स्मृति में रखता है, क्योंकि पहले यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अभी अभी हमने नाम लिया था धनुष कोटी रामेश्वरम, एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का समाधि स्थल जो है वो कौन सा है? धनुष कोटी। ये तो हो गए। प्रमुख नगरों के वास्तुकार, प्रमुख नगरों के वास्तुकार। प्रमुख नगरों के वास्तुकार देखिए, मुंबई का वास्तुकार कौन है? गेराल्ड ओंगियार। मुंबई का वास्तुकार गेराल्ड ओंगियार है। उसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई का वास्तुकार कौन है? फ्रांसीसी डे। चेन्नई का नक्शा नाइट में बनेगा या डे में? नाइट में जाओगे तो वहां कुछ दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए कब बनाना पड़ेगा?
डे में। तो चेन्नई का वास्तुकार फ्रांसीसी डे, फ्रांस का नहीं, कहां का रहने वाला था? इंग्लैंड का। फ्रांस का नहीं रहने वाला था, कहां का रहने वाला था? ये इंग्लैंड का रहने वाला था। कलकत्ता, कलकत्ता का वास्तुकार जॉब चारनाक। कौन है? जॉब चारनाक। तो नई दिल्ली, नई दिल्ली का वास्तुकार है सर एडविन लुटियस, एडविन लुटियस। अच्छा, कोलकाता का वास्तुकार जॉब चारनाक। कोलकाता का वास्तुकार जॉब चारनाक था। चार नाक वाले ने, चार नाक वाले ने तीन नगरों को मिलाया था, कालीकट, सुल्तानती और गोविंदपुर। तीन नगरों से मिलकर बना था कोलकाता। तो चार नाक वाली ने तीन नगरों को मिलाया था, कालीकट, सुल्तानती और एग्जाम से पहले आराम से हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी सामान्य परिचय, ये अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक बड़ा था, या अपवाद तंत्र वाला एक टॉपिक बड़ा आएगा, कर लेंगे आराम से, एग्जाम से पहले पहले आराम से हो जाएगा, मत घबराइए। कोशिश है अगस्त के लास्ट वीक तक, ये सितंबर के फर्स्ट वीक तक अपने इंडिया ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे अपने। नई दिल्ली का सर एडविन लुटियस था। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूचियर, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूचियर। जयपुर का पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर का वास्तुकार है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। भुवनेश्वर का कॉनिस बर्गर, भुवनेश्वर में तो क्या खाने जाएंगे हम? बर्गर। बर्गर कहां के प्रसिद्ध है भी? भुवनेश्वर के। चार मीनार, चार मीनार का वास्तुकार है कुली कुतुब शाह, चार मीनार का कुली कुतुब शाह। तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार है बाहुदीन, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। इसका निर्माता पूछे तो, निर्माता अगर इसका पूछ ले हमसे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाया था वो तो करवाया था अकबर ने, इसकी देखरेख में, बाहुदीन की देखरेख में। राष्ट्रपति भवन का सर एडविन लुटियस है। संसद भवन अभी नया बन चुका है, संसद भवन जो पहले वाला था उसका वास्तुकार कौन था? हर्बर्ट बेकर। तो नया जो संसद भवन बना है, नया संसद भवन जो बना है, उस नए का वास्तुकार है विमल पटेल, विमल पटेल, जो कहां के रहने वाले हैं? गुजरात के। नए संसद भवन का वास्तुकार है विमल पटेल, जो गुजरात के रहने वाले हैं। केंद्रीय सचिवालय का सर हर्बर्ट बेकर है। तो भारत भवन जो भोपाल में, उसका चार्ल्स कोरिया। और ताजमहल, ताजमहल का कई बार आ चुका है उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, या शॉर्ट में बोल देते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये थे हमारे प्रमुख नगरों के वास्तुकार। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है, ये भी इन दिनों में काफी चर्चा में, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत के प्रमुख जुड़वा नगर, भारत के प्रमुख जुड़वा नगर। इनमें जुड़वा नगरों में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा गया वो कोच्चि का जुड़वा नगर पूछा गया, कौन सा है? एर्नाकुलम। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आया हुआ है वो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा? एर्नाकुलम है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। इन दोनों के बीच में केवल एक झील ही है और उस झील का नाम है
हुसैन सागर। अच्छा, ये जुड़वा नगर कैसे बोल देते हैं भाई? आपस में जुड़े होते हैं क्या? जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ये गांधीनगर अहमदाबाद है, बाकी तो चलो फिर भी आपको कटक भुवनेश्वर है, यानी कि इनके बीच की दूरी तो जुड़वा नगरों की क्या खास बात होती है देखो, ये मत समझना कि जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं, जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं वैसे नहीं होता कि हाँ दोनों का जन्म साथ हुआ इसलिए इनको जुड़वा बोल दिया, ऐसी कहानी नहीं है। जुड़वा नगरों की खास बात क्या है कि इनके अंदर, जैसे हम मान लो जयपुर में एंट्री कर रहे हैं, सॉरी गांधीनगर में एंट्री कर रहे हैं, कौन से नगर में? गांधीनगर। गांधीनगर में हम जैसे एंट्री की, हमें जिस प्रकार का वातावरण, माहौल, कला, संस्कृति, वहां के संस्कार दिखे, वैसा ही हम कहां पर प्रवेश करेंगे तो दिखेगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद। जुड़वा नगरों के लिए क्या क्या खास बात होगी देखो, एक तो वहां की संस्कृति लगभग मिलती जुलती होगी, वहां के रीति रिवाज जो है, रीति रिवाज है, वहां की भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं जो है ये सारी आपस में मिलती जुलती होगी। अंबाला चंडीगढ़ ये तो आपस में मिल चुके हैं, अंबाला चंडीगढ़ है, मोहाली चंडीगढ़ है, ये तो आपस में मिले हुए हैं। ये नगर आपस में मिले हुए नहीं है, ये नगर आपस में मिले हुए नहीं है, ये तो नगर दूर दूर है। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, भौगोलिक दशाएं जो है वो आपस में काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जुड़वा नगर। और ये एग्जाम में आते हैं, अंबाला चंडीगढ़ का जुड़वा नगर ऐसा नहीं आएगा। अंबाला या मोहाली पूछ ले, हालांकि 1 से 50 तक सेक्टर तो चंडीगढ़ के हैं, और उधर पंचकुला आ जाएगा, अंबाला आ जाएगा, मोहाली आ जाएगा, ये सारे आसपास में उसके बसे हुए नगर हैं। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा तो कोच्चि एर्नाकुलम का आता है, इसके अलावा हैदराबाद, सिकंदराबाद, हुबली, धारवाड़, हुबली धारवाड़ है, कटक, कटक भुवनेश्वर, कटक भुवनेश्वर है, पुणे, पिपरी चिचवाड़, पुणे का जुड़वा नगर कौन सा है? पिपरी चिचवाड़। कोलकाता का हावड़ा, कोलकाता का हावड़ा। गांधीनगर का अहमदाबाद है। दुर्ग, दुर्ग का भिलाई, दुर्ग का भिलाई है। रांची का हटिया, रांची का जुड़वा नगर हटिया। तिरुनेलवेली का पलायम कोटई, पलायम कोटई। तो ये यहाँ के प्रमुख 10, भारत में 10 प्रमुख जुड़वा नगर है देखो। हैदराबाद, कोच्चि, हुबली, कटक, पुणे, कोलकाता, गांधीनगर, दुर्ग, रांची और तिरुनेलवेली। तो भारत में जुड़वा नगरों की संख्या जो दी गई है वो कितने नगरों को दी गई है? 10 नगरों को दी गई है। के बाद आगे चलते हैं हम। वर्तमान में बदले गए नाम, वर्तमान में बदले गए
नाम। वर्तमान में बदले गए नाम देखिए। गुड़गांव का नाम रख दिया है गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम क्या कर दिया है? गुरुग्राम। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद था, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? प्रयागराज। बस्ती नगर का वशिष्ठी नगर, बस्ती नगर का वशिष्ठ। फैजाबाद का नाम रख दिया अयोध्या। फैजाबाद का नाम है अयोध्या। कौन सी नदी के किनारे हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू। अलीगढ़, अलीगढ़ का हरिपुर। अयोध्या बस स्टॉप जो था उसका रख दिया अयोध्या धाम। अयोध्या बस स्टैंड का नाम अयोध्या धाम कर दिया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया है लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हमें पता है लक्ष्मीबाई कहां की रहने वाली थी? झांसी। और ये बहुत बार, ये एक सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता भी बहुत प्रसिद्ध है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदले बुंदले हर बोलों के मुख से हमने खूब सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, सीमा का कोई रोल नहीं है। मुंडवा डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया है बनास रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बदलकर नाम रख दिया है अटल जंक्शन। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। मोटेरा स्टेडियम गुजरात में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम था, जिसका नाम बदलकर कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये नाम अभी बदले गए हैं, कुछ अभी और भी बदले जा रहे हैं। बेगीबुल पुल था असम में, उसका नाम रख दिया है अटल सेतु। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दो नगर, जो अभी हाल ही में कई पेपरों में पूछे जा चुके हैं, हाल ही में कई पेपरों में आ चुके हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में था, उसका नाम रख दिया है नर्मदापुरम। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का नाम क्या रख दिया है? नर्मदापुरम। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का नाम कर दिया है नर्मदापुरम। व्हीलर द्वीप, ये दूसरा। औरंगाबाद महाराष्ट्र का औरंगाबाद महाराष्ट्र का नाम बदलकर कर दिया है संभाजी नगर। संभाजी नगर। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का नाम क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। और औरंगाबाद महाराष्ट्र का संभाजी नगर। व्हीलर द्वीप मोस्ट इंपोर्टेंट, ये द्वीप भी दोनों तीनों पूछे जा चुके हैं। व्हीलर द्वीप ओडिशा, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, या इसी को बोल देते हैं मिसाइल द्वीप, क्योंकि मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? कलाम को, तो इसको बोल देते हैं मिसाइल द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम मिसाइल द्वीप हो चुका है, या कलाम द्वीप। हेवलाक द्वीप जो अंडमान निकोबार के अंदर है, उसका नाम कर दिया है स्वराज द्वीप। नील द्वीप था, नील द्वीप को कर दिया शहीद द्वीप। नील द्वीप को कर दिया शहीद द्वीप। और यहां पर एक द्वीप और था, उसका नाम भी बदल दिया, मैं नीचे लिख देता हूं।
रोस द्वीप था, रोस द्वीप। ये भी अंडमान निकोबार में, दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान का द्वीप है, दक्षिण अंडमान का द्वीप था ये। और इसका रोस को कर दिया बोस, रोस को कर दिया बोस। बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रोस को कर दिया है बोस, रोस का नाम कर दिया है बोस द्वीप। तो ये हेवलाज, नील द्वीप और रोस द्वीप, ये जो सारे द्वीप है ये कहां के हैं? दक्षिण अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण अंडमान के द्वीप है सारे के सारे। हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम कर दिया है शिक्षा मंत्रालय, और स्वच्छ भारत अभियान था उसका नाम बदल दिया है सुंदर भारत कर दिया। स्वच्छ की जगह क्या कर दिया अब? सुंदर भारत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम भी क्या कर दिया? बदलाव। कि हमें अब समाज में क्या करना है? बदलाव लाना है, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना है, नारी शिक्षा को क्या देना है? बढ़ावा देना है। तो ये सारी बातें यहां पर, ये नाम जो है प्रमुख प्रमुख इन नामों को बदल दिया है। इसके बाद ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, नक्शे को बड़ा करके छोड़ देता हूं मैं आपके सामने। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। तो देखिए सामान्य परिचय के अंदर क्या क्या बातें शेष रहेगी वो बात कर लेते हैं। हमने किया क्या है, देखो भारत का सामान्य परिचय चल रहा है हमारा, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखो एक तो हो चुका है हमारे राज्य और राजधानी, राज्य और राजधानी हो चुके हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था सीमा रेखा, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सीमा रेखा। तीसरा हमने यहीं पर किया था पड़ोसी देश, राज्य राजधानी सीमा रेखा पड़ोसी देश। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट कर लिया था हमने, अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, थोड़ी सी चीज छोड़ी हमने, वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। मैंने कहा था थोड़ा सा रह गया, विश्व के कौन कौन से देशों से कि कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर के मैंने देश लिखा दिए थे, बाकी नक्शा याद हो जाएगा, उसके बाद में वहीं पर जब नक्शा याद करेंगे तो वहां पर साथ साथ में कर लेंगे। उसके बाद हमने कर लिए समाधि स्थल, समाधि स्थल जुड़वा नगर, जुड़वा नगर। और हो चुका है इसके साथ साथ हमारे जुड़वा नगर हो गए, समाधि स्थल हो गए, ज्योतिर्लिंग हो गए, परिवर्तित नाम हो गए, परिवर्तित नाम हो चुके हमारे। अब बचा क्या क्या देखो, एक टॉपिक तो बच गया हमारा क्षेत्रफल का, एक टॉपिक बच गया हमारा प्रतीक चिन्ह का। मुख्य रूप से सामान्य परिचय में ये दो टॉपिक बचे हमारे,
सामान्य परिचय में ये दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं और ये दोनों टॉपिक हमारे कल हो जाएंगे। क्षेत्रफल वाला और प्रतीक चिन्ह वाला दोनों टॉपिक हमारे कल हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट कर देंगे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक विश्व का टॉपिक करवाने वाला हूं यहां पर, क्योंकि वो बहुत ही SIRS के अंदर काम आने वाला है। भूगर्भिक समय सारणी। क्योंकि हिमालय का निर्माण करेंगे और पर्वतों का निर्माण करेंगे तो भौतिक प्रदेश से पहले हम करेंगे भूगर्भिक समय सारणी। कल संडे को क्लास ऑफ नहीं रहेगी, कल संडे को क्लास होगी और हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हो सकता है क्लास का टाइम बढ़ा दिया जाए कि 2 घंटे के बजाय 3 या 4 घंटे भी क्लास हो सकती है कि हम भूगर्भिक समय सारणी वाला पॉइंट जो है ये भी हम साथ में कर लें, क्योंकि मंडे को क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को मुझे कोई काम है तो मैं बाहर जा रहा हूं। टेम्पल टॉपिक, हाँ, जो प्रमुख नृत्य वगैरह ये टॉपिक भी हम देख लेंगे कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है ये भी यहाँ पर कल ही देख लेंगे हम। शास्त्रीय नृत्य ये लीजिए, आपका कल्चर का टॉपिक जो है ये भी एक हम कर लेंगे यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो क्षेत्रफल, प्रतीक चिन्ह और शास्त्रीय नृत्य वाला ये टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा। और कल मैं ये कोशिश करूंगा कि हमें समय की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। कल संडे है तो आगे क्लासें भी नहीं होगी, तो आपकी भूगर्भिक समय सारणी वाला 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, तो वो भी टॉपिक यहीं पर अपने कंप्लीट कर लेंगे साथ में ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 7:15 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।